तो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मेरा नाम है अर्पित शर्मा और आप मुझे जानते हैं इको वाले सर के नाम से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का आगे का पार्ट। लास्ट क्लास में हमने स्कैरसिटी तक जान लिया था, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी पता कर लिया था, हमने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जिसमें 3 प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसके बारे में पढ़ चुके थे। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं इससे आगे का, तो चलिए मेरे साथ। तो आइए चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। दूसरा हमारा आज टॉपिक कवर करेंगे हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव, ठीक है। और थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, थोड़ा सा जो हमारे आगे आने वाले टॉपिक में यूज होने वाला है। चलिए भाई बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जरा देखेंगे भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल सी बात है, एक छोटी सी चीज बता देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? हिंदी में व्यक्तिगत बोलते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला इंसान या एक अकेली कोई फर्म। इसमें ना इंडिविजुअल में 2 चीजें आती हैं, समझना जरा बात को। सबसे पहला कोई सिंगल पर्सन, या फिर कोई सिंगल फर्म। अब एक एग्जांपल समझना, एक कंपनी का नाम लिखा मैंने टाटा, ठीक है। टाटा के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान, सिर्फ रतन टाटा ही है। टाटा के अंदर लगभग मान के चलो कि 10,000 लोग हैं, मान लेते हैं हम, ठीक है। कितने? 10,000 लोग हैं। तो वो 10,000 लोग सारे के सारे एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, किस नाम से? टाटा। देखो फर्म है, लोग कितने? बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे ही लोग एक पर्टिकुलर नेम से जुड़े हुए हैं जिसको हम बोलते हैं फर्म। फर्म का मतलब कंपनी, ठीक है। तो इसे भी हम इंडिविजुअल की स्टडी में ही पढ़ते हैं। बेशक इसके अंदर लोग बहुत सारे हो, लेकिन वो सारे के सारे लोग एक नाम से जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर नाम टाटा। आई बात समझ में? तो टाटा इज अ इंडिविजुअल फर्म, बेशक उसके अंदर बहुत सारे लोग हो, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं, जैसे कि इस इंडिविजुअल पर्सन या फर्म की डिमांड, इस इंडिविजुअल पर्सन या फर्म की सप्लाई, इसकी इनकम, इसका प्राइस, कुछ भी, तो वो हम स्टडी कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में कर रहे होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो भाई मैक्रो, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप। क्या मतलब होता है? ग्रुप। जब हम एक या एक से ज्यादा, भाई देखना इसको, ये एक व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति है, जब हम एक या एक से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं, ये एक फर्म है टाटा, एक फर्म है रिलायंस, ठीक है ना। जब हम 2 फर्म की बात कर रहे होते हैं, जब इन दोनों की स्टडी करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा फर्म या 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं इसको फटाफट से और समझते हैं, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ये हम आपको बता चुका हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज नेशनल इकोनॉमी एज वेल एज वेरियस एग्रीगेट। नेशन इकोनॉमिक्स और एज वेल एज वेरियस एग्रीगेट्स, यानी कि जो अगर हम पूरे देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या फिर हम अलग अलग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी स्टडी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली डील विद इंडिविजुअल इनकम, आउटपुट, प्राइस, ठीक है। तो इंडिविजुअल इनकम की, इंडिविजुअल आउटपुट की, इंडिविजुअल प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट सच एज नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम एज वेल एज जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है किसी भी वस्तु का, मैं समझा देता हूँ,
किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी गुड एक्स है, उसका मार्केट प्राइस कितना है। देखो मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होता है वो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मार्केट प्राइस क्या है, कैसे डिसाइड हो रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। वो उस पे वो बढ़ता भी है, घटता भी है, कभी कोई चीज महंगी हो जाती है, कभी कोई चीज सस्ती हो जाती है, उसके अलग अलग कारण होते हैं, वो सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ओवरकमिंग इश्यूज कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की प्रॉब्लम को इशू करता है। देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आपको लगे कि सर ये कुछ अलग सा लग रहा है, तो आप यहीं से नोट कर लेंगे इन पॉइंट्स को और ध्यान रखेंगे। देखना क्या करता है ये, कौन से आने वाले, ओवरकमिंग का मतलब आने वाले इश्यूज कंसर्निंग अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है हम अपने साधन को किस तरीके से यूज कर रहे हैं और उनको वहां से हटाकर कहां यूज करना है, ठीक है। अलोकेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं आवंटन। क्या बोलते हैं? आवंटन। अपने रिसोर्सेज, अपने साधनों को बांटना, ठीक है, एक ऐसे तरीके से बांटना जिससे कि हम उससे ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके, ठीक है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब प्राइस में भेदभाव। वही एक चीज है, मान लीजिए पेन है, किसी के लिए मैं 10 रुपए का बेच रहा हूं, किसी के लिए 5 रुपए का बेच रहा हूं, ठीक है जी, तो उसको बोलता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन अपहोल्डिंग इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट, नेशनल हाउस होल्ड इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, और नेशनल हाउस होल्ड इनकम का मतलब कि हमारे जो देश है, देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी नेशनल इनकम कितनी है, सिंपल। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स फॉर फैक्टर लाइक डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मैंने आपको कमोडिटी का मतलब बताया था ना, हाँ जी, कमोडिटी दोबारा से देख लेते हैं। मैंने बताया था कमोडिटी का मतलब ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ गुड्स, एक जैसे वस्तुओं का समूह। याद आया? कमोडिटी का मतलब क्या बताया था? एक जैसे वस्तुओं का समूह। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई और डिमांड के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी की, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं शुगर की। अगर मैं सिर्फ शुगर की डिमांड और शुगर की सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कंसर्न कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स फॉर द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द नेशन। यानी कि जब मैं एग्रीगेट ग्रुप की डिमांड या ग्रुप के सप्लाई के बारे में बात करता हूं, ठीक है जी। चलिए, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ पिक्चर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट इकोनॉमी. It also shows that goods and services that might grow demand in the future. एफिशिएंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट इकोनॉमी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, ठीक है, ठीक है, कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से कैसे यूज कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूं यूजेज विद जीरो वेस्टेज, कि हम रिसोर्सेज तो यूज कर रहे हैं। भाई आपके फादर ने आपको 500 रुपए दिए और आपने इस 500 रुपए को इस तरीके से यूज करा कि इसका एक भी रुपया वेस्ट नहीं करा, एक भी रुपया वेस्ट नहीं करा। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंट यूज, ठीक है जी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ पिक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट इकोनॉमी। एक एफिशिएंट इकोनॉमी को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का तरीका हमें चाहिए होता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है। इट ऑल्सो शोज दैट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट माइट ग्रो इन डिमांड इन द फ्यूचर। यानी कि ये और ये भी बताता है कि भाई किसी चीज, किसी पर्टिकुलर वस्तु की डिमांड या किसी पर्टिकुलर वस्तु की सप्लाई फ्यूचर में बढ़ सकती है या घट सकती है, उनके कारणों को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द कंट्री। हमारे पूरे कंट्री में जो भी रिसोर्सेज है उनको अगर हम सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अगर हम पूरे कंट्री के रिसोर्सेज की बात करें तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू पॉइंट आउट हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन अ स्मॉल स्केल। देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है कि इंडिविजुअल लेवल पर, एक छोटे लेवल पर हम किसी भी चीज को लेकर संतुलित किस तरीके से हो सकते हैं। अभी आने वाले चैप्टर में, आपका इससे अगला चैप्टर है नेक्स्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आएगा, फिर मार्केट इक्विलिब्रियम आएगा,
ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक, नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। यहां पर क्या था, स्मॉल स्केल में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में हम किस तरीके से अपने आप को इंडिविजुअली किस तरीके से इक्विलिब्रियम पर ला रहे हैं। यहां पर बात कर रहे हैं हमारे देश में एक ऐसा पॉइंट ऑफ इनकम जिसको हम बोलते हैं कि यहां पर इस एट दिस पॉइंट ऑफ इनकम हम सभी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, या ये हमारी एक इक्विलिब्रियम इनकम है। चलिए देखो, ये जब 12th में आ जाओगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो फोकस ऑन इश्यूज अराइजिंग ड्यू टू प्राइस वेरिएशन एंड इनकम लेवल। इट मीन्स प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने से जो इकोनॉमी के अंदर इश्यूज आएंगे। भाई प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब महंगाई हो गई है, उस महंगाई की वजह से क्या इशू आएगा, उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये हमें पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ इनकम। देखो सिंपल सी अगर मैं छोटी सी एक बात बता दूं ना, एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे भाई। माइक्रो मतलब प्राइस थ्योरी और मैक्रो मतलब इनकम थ्योरी। प्राइस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्राइस से रिलेटेड सॉल्यूशन, प्राइस से रिलेटेड एवरीथिंग किसकी स्टडी में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में। इनकम से रिलेटेड, इनकम बढ़ने से प्रॉब्लम, इनकम घटने से प्रॉब्लम, इनकम ना होने से प्रॉब्लम, उससे सारी प्रॉब्लम किसके अंदर आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल है। तो ये डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलिए पहले तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर ना बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कंजप्शन करते हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्शन भी बहुत अलग अलग चीज़ों की करते हैं भाई। कोई सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है, कोई गुड्स की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और हमें पता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं अनजाने से जिससे हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है जहां पर केमिकल का यूज होता है और उसने जो वेस्ट केमिकल है वो नदी में छोड़ दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, नदी खराब होनी शुरू हो गई। ठीक है, कुछ कभी कभी कोई फर्म्स ऐसी भी होती है जिन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉयज है उनके लिए अपनी कंपनी के अंदर जिम खुलवा दिया, उनका हेल्थ का ध्यान रख रही है। लेकिन अब ठीक है भाई, होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर आता है, समझना जरा बात को। देख जो चीजें एक्चुअल में कर रही है पब्लिक, समझना जरा बात को, कुछ चीजें एक्चुअल में जो हो रही है इकोनॉमी के अंदर, वो बात हो रही है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन कोई इंसान, कभी कभी कुछ लोग रायचंद बन जाते हैं। रायचंद से मेरा क्या मतलब है, रायचंद से कोई, अगर किसी के पापा का नाम रायचंद हुआ ना तो ऑफेंड मत हो जाना। ठीक है, तो भाई रायचंद से मेरा मतलब है राय देने वाले, कि भाई गवर्नमेंट को ये नहीं, ये करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने तो ये बहुत गलत कर दिया। आप देखोगे अपने चारों ओर तो ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो करना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, वो ऐसे होना चाहिए था, इनको ये नहीं पता, वो नहीं पता। चलिए देखो, जब हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। सिंपल सी बात है, जब हम ओपिनियन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओपिनियन की, तब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ठीक है जी, चलिए इसको पढ़ते हैं फटाफट से। पॉजिटिव इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द डेटा एंड फैक्ट। सिंपल है, जो भी इकोनॉमी में डेटा एंड फैक्ट की बात कर रहा है, भाई देश के अंदर लगभग 140 करोड़ लोग हैं, कैसे पता है हमको, क्योंकि सेंसस होती है। ठीक है, फैक्ट है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी बेस्ड ऑन द ओपिनियन एंड वैल्यूज, भाई देश में पॉपुलेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट को फलाना ढिकाना स्टेप लेना चाहिए। क्या दे दिया मैंने, अपना ओपिनियन दे दिया कि मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव, नैरो, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लार्ज, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लार्ज। जब हम डेटा की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास बड़ा अच्छे फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल मैं पॉपुलेशन की बात ही कर लेता हूं, अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, समझना डिस्क्रिप्टिव कैसे है भाई, कितने लोग हैं, 140 करोड़ है लगभग है ना,
फिर मेल कितना है, फीमेल कितना है, चाइल्ड कितना है, एडल्ट कितना है, 18 से ये कितना है, अबव 60 कितना है, सब कुछ डेटा हमें मिलेगा सेंसस में, हाँ या ना। इसको बोलता है डिस्क्रिप्टिव, पूरा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन्ड, ठीक है। नैरो, मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं है। उनका हिसाब भी नहीं पता, जो हिसाब से बोलते हैं ना अपने कि मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, वो ये करने के बाद, बोलने के बाद भूल जाते हैं सब कुछ, ठीक है। एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब कुछ ऐसी यूनिट्स जो चेंज होती रहती है। भाई देखो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट। कॉज का मतलब क्या है कि क्या हो रहा है, और इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी हुआ उससे क्या इफेक्ट पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, हमने ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई के पिन चुबा दी, ये तो क्या कोज कर दिया। इफेक्ट क्या हुआ, उसको पेन हुआ, उसको पेन हुआ, ये क्या हुई, इफेक्ट हुई, ठीक है। कोज है, मिस्टर एक्स ने एक जगह चोरी कर ली, इफेक्ट क्या हुआ, उसकी वजह से पुलिस उसको पकड़ कर ले गई और डंडे से पीट दिया उसको। आई बात समझ में। चलिए, तो एग्जांपल था, ये मस्ती मजाक के लिए था, लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं तो भाई प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने से महंगाई हुई, महंगाई की वजह से क्या हुआ, गरीबों को प्रॉब्लम हुई सामान को, बेसिक अपनी चीजों को खरीदने में। आई बात समझ में, इसको बोलता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है पास वैल्यू कंक्लूजन। पास वैल्यू कंक्लूजन का मतलब होता है हमने कुछ बोला कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, वैल्यू जजमेंट कर दी, वैल्यू पास कर दी, उसके बाद जीरो सब कुछ, ठीक। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सिंपल एंड शॉर्ट। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल। जब हम, तुमने देखा होगा, सिंपल सी बात है, जब हमें कोई चीज़ पता होती है, जब हमें कोई चीज़ पता होती है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं हाँ सर इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। लेकिन जब हमें नहीं पता होती, हम थ्योरी बनाना शुरू कर देते हैं। थ्योरी, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है। आस्क व्हाट एक्चुअली इज, इसका मतलब इसमें क्या होता है कि असल में क्या है। व्हाट ought बी, ought बी क्या है, मोडाल्स आपने पढ़े होंगे। ought बी का मतलब क्या होता है कि ये क्या होना चाहिए, ठीक है जी। स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड। भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी हम स्टेटमेंट पास कर रहे हैं वो टेस्टेड है, प्रूव्ड है, सब रिजल्ट है, सारा डेटा हमारे पास है उसका। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, कोई भी टेस्टेड स्टेटमेंट नहीं होती, सिर्फ अपना ओपिनियन देना होता है। डिस्क्राइब इकोनॉमिक इश्यूज, इसमें एक्चुअल में जो इकोनॉमी में हमारे इश्यूज चल रहे हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। और प्रोवाइड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यूज, जो वैल्यूज के ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी एक प्रॉब्लम ली कि भाई महंगाई ज़्यादा हो गई है, XYZ चीज़ की, या फिर XYZ छोड़ो, हमने लिया टमाटर। अभी आपने देखा था रिसेंटली में टमाटोज की जो वैल्यू है वो 200 रुपये किलो के आसपास चली गई थी, ठीक है जी। ये था फैक्ट, हाँ भाई चली गई, इकोनॉमिक इशू है कि चली गई। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, भाई चली गई थी तो हमें फ्री में बांट देना चाहिए सरकार को। तो ये हमने एक ओपिनियन दे दिया अपना, हमने क्या क्या प्रोवाइड कर दिया, एक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यूज, जैसा हमें आता है, जितना हमें पता है उस बिहाफ पर हमने जो वैल्यू पास कर दी, जो सॉल्यूशन दे दिया, वो आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने जान लिया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये पढ़िए, नोट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स, भाई नोट्स वेबसाइट से डाउनलोड करना है, nclive.in, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाइए और अपने नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।